कल वाले में कोई डाउट किसी को? नो हम्म। सर। आर्क और स्लोई दोनों में किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। नेक्स्ट उपविश आता है हमारे पास लांगली। बुक में कलिहारी के नाम से दे रखा है, अगर बुक में जाके पढ़ोगे। वैसे जो बेसिकली कॉमनली जो इसको हम जानते हैं वो इसका नाम है लांगली। ठीक है, लेकिन बुक में लांगली इसके पर्याय में डाल रखा है, और जो इसकी मेन हेडिंग है वो दे रखी है कलिहारी के नाम से। ठीक है, देखा है वैसे ये पेड़ कभी, कलिहारी या लांगली का? हम्म। नो सर, नहीं देखा। अच्छा। कहाँ पे, रीजन क्या है सर इसका? रीजन वैसे तो जनरली हर जगह ही होता है कलिहारी, कोई स्पेसिफाइली ऐसा रीजन नहीं है। लेकिन बाकी जहाँ भी थोड़ी सी मॉइस्चराइज ज्यादा होते हैं या थोड़े नमी वाले इलाके होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मिलता है। बाकी होता तो हर जगह। ठीक है, हो सकता है कभी देखा भी हो, लेकिन ये है कि इसके जो थोड़े फ्लावर्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं, तो हो सकता है उस वजह से आइडेंटिफाई ना हो। बाकी होता तो ये हर जगह। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। स्क्रीन तो विजिबल है ना सभी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। कैटेगरी की बात करें तो अभी तक जो जिस कैटेगरी के दो पोजीशन हम पहले पढ़ चुके हैं, इरिटेंट पॉइजन्स, उसी में जो तीस, ये जिसका भी कैमरा ऑन है कैमरा बंद कर दे पहले तो। ठीक है, कि जो दो पॉइजन, दो कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं अभी तक इरिटेंट पॉइजन के, उसी में से तीसरा पॉइजन आता है हमारे पास कलिहारी या फिर लांगली। तो कैटेगरी इसकी भी वही सेम है, इरिटेंट्स पॉइजन है, और जो भी इसके सिम्टम्स है जनरलाइज वो भी इरिटेशन वाले हैं, वो उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लेटिन नेम की बात करें तो कलिहारी का जो लैटिन नेम है वो है हमारा ग्लाराइजो सुपरबा। ठीक है, ग्लोराइजो सुपरबा। इंग्लिश नेम में जो बेसिकली जिससे हम इसको जानते हैं, मालाबार ग्लोरी लिली। लिली के फ्लावर्स देखे हैं ना, व्हाइट लिली देखी है? देखिए सर। हाँ, कैसी होती है? लिली जैसी सर, लोटस जैसी होती है। हाँ, अगर उनकी स्टॉक देखो तो स्टॉक थोड़ी लंबी टाइप होती है, और उसके आगे जो उसके जो लीव्स होते हैं वो पतले होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा कलियारी भी होता है वो उसी तरह का होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि लिली की जो जो सबसे कॉमन वैरायटी है वो व्हाइट है, लेकिन जो हमारा कलिहारी या लांगली है, जो इसकी लीफ से या इसके फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं गोल्डन रेडिश कलर के। कि जो उनकी आउटर लेयर है वो होती है गोल्डन कलर की, और जो उसका बीच वाला पोर्शन है वो होता है डीप रेड कलर का। ठीक है, और जहां भी जो थोड़ी मॉइस्ट एरिया है या जहां पे नमी ज्यादा होती है उस एरिया में सबसे ज्यादा मिलते हैं। और सबसे ज्यादा जो इंडिया के अंदर जो इसकी जो उगते हैं या जहाँ पे इनकी कमर्शियल यूज पे जिनको डेवलप किया जाता है, वो बेसिकली जो हमारा महाराष्ट्र का जो मालाबार एरिया है उसके अंदर जो इसकी ग्रो है वो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका जो इंग्लिश में कॉमनली हम इसको जानते हैं वो जानते हैं मालाबार ग्लोरी लिली के नाम से। ठीक है, फैमिली लिलिएसी। बाकी पर्याय की बात करें तो जो सबसे कॉमन पर्याय जो बुक में दे रखा है और एग्जाम में दोनों नाम से आता है, जरूरी नहीं है कि कई बार कलिहारी के नाम से आता है और कई बार लांगली के नाम से, तो ये दोनों नाम तो इसके कॉमनली याद कर ही लेना, कलिहारी और लांगली। इसके अलावा एक इसका दूसरा पर्याय है लांगुली। तीसरा, अकॉर्डिंग टू इस अपीयरेंस, स्वर्ण पुष्पा। अभी बताया ना कि जो इसकी अपीयरेंस होती है अगर हम उसको देखें तो जो बाहर से होते हैं वो गोल्डनिश कलर के होते हैं, और बीच वाला जो पोर्शन होता है उसका वो डीप रेड होता है, जैसा सोना तपने के बाद होता है। तो इसका जो तीसरा पर्याय बताया गया वो बताया गया स्वर्ण पुष्पा। ये देखो इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है पहले में जो फ्लावर्स है, इसके जो जहां जहां इसकी आउटर कवरिंग्स में या जो इसके आउटर एजेस है वो कैसे गोल्डन कलर के, और जितना ये डीप पोर्शन में जाता है उतना कैसा होने लगता है ये ब्राइट रेड कलर का। तो इसी के अकॉर्डिंग जो इसका तीसरा पर्याय बता रखा है वो बता रखा है स्वर्ण पुष्पा। तीसरा, इसके बाद जो नेक्स्ट पर्याय आता है हमारा गर्भपात। क्योंकि पुराने जमाने में जब हम उसके अबॉर्टिव मेडिसिन के जब हम रेफरेंसेस पढ़ते हैं, या अभी गायनी में जब आगे जाके पढ़ोगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ोगे, जो पुराने टाइम में जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव या अबॉर्टिव पिल्स लिखी गई है उनमें सबसे बेसिकली सिर्फ हमें तीन ही रेफरेंस मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, अगर हम पुराने रेफरेंसेस उठा के देखते हैं वहां पे तीन ही तरह के जो रेफरेंसेस है गर्भपातन के लिए उसमें मिलते हैं। सबसे पहला गाजर का रेफरेंस मिलता है हमें,
दूसरा गुंजा का रेफरेंस मिलता है, और तीसरा कलिहारी के रेफरेंसेस मिलते हैं। पुराने जमाने मतलब जब हमारी जो एविडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं लिखे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, तो जो तीन ही चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा अबॉर्शन के लिए यूज़ की जाती थी उस टाइम पे, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा जो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें कलिहारी के लिए। ठीक है, तो इसका जो अगला पर्याय दे रखा है वो क्या दे रखा है, गर्भपातनी। कि किसी भी तरह की कंडीशन हो, कि फीमेल की जो कंसीव जब फीमेल करी है वहां से लेके जब तक उसके 9th मंथ की गेस्टेशनल एज कंप्लीट नहीं होती, किसी भी फेज में हम इसको देख के जो पेशेंट है उसका अबॉर्शन कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे धतूरे के रेफरेंसेस देखते हैं, धतूर बीज भी गर्भपातन के लिए लिख रखा है, आर्क और स्नोही भी लिख रखे हैं, लेकिन जब इनके हम रेफरेंसेस देखते हैं तो ये बेसिकली लिखे गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, क्योंकि इरिटेशन कोज करता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उस टाइम यूट्रस में सीवियर कॉन्ट्रेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पे हमारा फर्टिलाइज ओवम है वो बाहर एक्सपेल आउट होने लगता है। लेकिन जब हम कलिहारी के रेफरेंसेस देखते हैं तो कलिहारी लिखा गया तीनों ट्राइमेस्टर्स के लिए। तो किसी भी अवस्था में गर्भपातन करवाने के लिए जो इसका चौथा रेफरेंस दिया गया वो दिया गया गर्भपातनी, कि कोई भी कंडीशन हो सभी कंडीशन में इसको एज ए अबॉर्टिव मेडिसिन या अबॉर्टिव ड्रग्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रसपंचक, वही सेम, क्योंकि जब विष के हमने गुण पढ़े थे तो सभी विषयों में समान गुण मिलते हैं, वही इसके अंदर लिखा गया है। इसका रस कैसा है, कटु और तीक्ष्ण। गुण जो सभी विष में सामान्य रूप से होता है लघु और तीक्ष्ण। लघु होने की वजह से क्या है कि जल्दी इजीली पूरी बॉडी में स्प्रेड करने लगता है, और तीक्ष्ण होने की वजह से क्या है, पित्त को प्रकोप करके, जो पित्त की दुष्टि करके जो हमारे विष के लक्षण है उनको उत्पन्न करना शुरू करता है। वीर्य उष्ण और विपाक कटु। ठीक है, कि पित्त का प्रकोप करता है, और विपाक इसका कैसा लिखा गया है कि जब वो डाइजेस्ट होने लगता है तो क्या कटु रस की शरीर के अंदर उत्पत्ति करने लगता है। प्रभाव की बात करें तो प्रभाव इसका लिखा गया गर्भपातन, जो इसके, क्योंकि जब आप इसके पर्याय पढ़ोगे उसके अंदर भी आएगा, प्रभाव के अंदर भी, जब इसकी हम कैटेगरी पढ़ेंगे आगे जाके, जब इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट पढ़ेंगे उसके अंदर भी क्लियर कट लिखा हुआ है कि जो कलिहारी का जो सबसे ज्यादा यूज हम मेडिसिन में करते हैं या एक्सीडेंटली भी जो यूज करते हैं वो बेसिकली यूज किसके लिए हो रहा है, एज ए अबॉर्टिव मेडिसिन। तो इसका प्रभाव के अंदर भी सिंपली वही चीज लिखी गई है कि इसको जो हम सबसे ज्यादा यूज कर सकते हैं वो किसके लिए कर सकते हैं, गर्भपातन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो एल्कलॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली दो तरह के एल्कलॉइड्स होते हैं जो मेन है इसके अंदर, सुपरबिन एंड कॉलकिसिन। ठीक है, दो तरह के एल्कलॉइड्स इनके अंदर मिलते हैं जो इसके टॉक्सिन एल्कलॉइड्स है दोनों, सुपरबिन और कॉलकिसिन। यहां तक किसी को कोई डाउट या कोई सवाल आया हो किसी के दिमाग में? सर जो फोर्थ रेफरेंस है सर अबॉर्शन के लिए, हाँ उसमें सर कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाती हैं, तो सर हाँ, जब हम वो मेडिसिन तब दे सकते हैं सर जब मदर डिलीवरी के टाइम पे सर वो ना लगा पाए, क्या दम ना लगा पाए और एक्सपेल नहीं हो रहा हो। एक्सपेल नहीं हो रहा हो, उसकी वजह से उस कंडीशन में इनको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सिंपली यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस नहीं करती। अभी आगे जाके इसके सिम्टम में पढ़ेंगे, कलिहारी का जो सबसे जो यस मेन सर। रोल है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को तो इंक्रीज करता है, साथ में जो कार्डियक मूवमेंट्स है उसको भी बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट हाइपरटेंशन में जाके उसके अंदर कन्वर्जन और कोमा अच्छा। दोनों सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं। ओके सर। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है? और कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो डायग्राम देखा ना, समझ में आया ना कि हो सकता है कभी इधर उधर गए हो तो कहीं देखा भी हो इस तरह का प्लांट, लेकिन वैसे पूरे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में जनरली हर जगह मिल जाता है, और जहां भी थोड़ी सी जैसे गांवों में देखा हो तालाब वगैरह के आसपास जनरली मिल जाता है इस तरह का, अगर देखा हो तो। ठीक है, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है, बाहर के जो इसके जो एजिज है पेड़ वो हम, पेड़ तो देखा देखा पेड़ क्या फ्लावर भी देखा लग रहा है होगा। सर, लेकिन फूल एज नहीं देखा। नहीं, अभी जैसे जब अब मार्च जस्ट स्टार्ट हुआ है ना, हेलो, 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 आ रही यस है सर। सर आवाज। हाँ, तो बता तो दिया करो यार, मैं सोचा कई बार नेटवर्क चले जाते हैं। तो अभी जैसे जस्ट मार्च स्टार्ट हुआ है ना, अभी जब वसंत शुरू हुई है उस टाइम देखना है इस तरह के, क्योंकि जो इसका स्पेसिफाइडली टाइम है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक, ये फूल सिर्फ मार्च से अप्रैल तक खिलते हैं। उसके बाद जैसे ही थोड़ी सी गर्मी बढ़नी शुरू होगी उसके बाद ये डिसअपियर होने लगते हैं। बाकी प्लांट देखा होगा ज्यादातर गांवों में, जहां भी बता रहा हूँ ना कि जहां भी तालाब होते हैं या पानी वानी जहाँ इकट्ठा रहता है
उसके आसपास मिलते हैं, जहां भी थोड़ी सी नमी है उसके आसपास ये बड़ी कॉमनली मिल जाता है कलिहारी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट साइन और सिम्टम्स। वही है, इरिटेंट्स पॉइजन है, जैसा भी कैटेगरी में बताया। तो बेसिकली जो भी सिम्टम्स इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे वो इरिटेशन से रिलेटेड होंगे। लेकिन कलिहारी के अलावा जो दूसरी इसमें चीज दे रखी है वो क्या है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। और दूसरा, पेशेंट में हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन है, क्योंकि कार्डियक ये सिर्फ जब इसको जनरलाइज यूज किया जाता है, तो ये लोकल इरिटेशन ना करके जो हमारे कार्डियक सिस्टम है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो डायरेक्टली उसको इन्वॉल्व करके उससे रिलेटेड जो सिम्टम्स है उनको भी प्रोड्यूस करना शुरू करता है। तो जो इसके सिम्टम्स लिखे गए हैं, सबसे पहले बर्निंग सेंसेशन इन माउथ एंड थ्रोट, कि कभी भी जब हम इसको अगर ओरली लेने की कोशिश करते हैं या माउथ में किसी भी तरह से लोकली अगर वहां पे इम्प्लांट होता है, तो उसकी वजह से क्या करेगा कि वहां पे पित्त को प्रकोप करने की वजह से वहां पे सीवियर बर्निंग सेंसेशन को प्रोड्यूस करेगा। और थोड़े टाइम के बाद द नम्बनेस इन द माउथ, कि जैसे ही वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आया, स्किन के कांटेक्ट में आते उसने क्या किया, इरिटेशन, जो हमारी इंटरनल म्यूकोजा थी, जो हमारी माउथ की म्यूकोजा है, टंग से और जो थ्रोट है उसकी म्यूकोजा में स्टार्टिंग फेज में क्या करेगा, इरिटेशन करना प्रोड्यूस करेगा। इरिटेशन की वजह से वहां पे सीवियर बर्निंग सेंसेशन होगी। और धीरे धीरे क्या करता है कि जो इरिटेशन है उसको इतना ज्यादा सीवियर कर देता है कि वहां की जो नर्व इन्वॉल्वमेंट है वो उसको इन्वॉल्व करके अपने साथ जो नर्व मूवमेंट्स है उनको ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अगर ये थोड़े लंबे टाइम के साथ अगर हमारे कांटेक्ट में रहे तो वहां पे सीवियर सर नर्व। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। भाई इसी को नहीं आ रही है, बाकियों को भी नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं आ रही और सर स्क्रीन भी नहीं शेयर हो रही। हेलो, सभी को नहीं आ रही सर, बहुत कट कट के आ किसी रही को है नहीं आ सर। रही। अब यार, अब ये तो देख बीच में नेटवर्क इशू है इसके लिए तो चलो कोई बात नहीं। देखो, जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना नोट कर लो, पढ़ लो। अगर लगेगा तो उसके बाद जब तुम सब लोग वापिस आ जाओगे उसके बाद इन चीजों को दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, जिसके भी थोड़े नेटवर्क ठीक है या जो सही जगह बैठे हो उनके लिए ठीक है, वो पढ़ लो। अगर जिसका रह जाएगा उसका बाद में मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस मत लो। सिलेबस छोटा है, हो जाएगा, खत्म कर लेंगे आराम से। तो साइन और सिम्टम्स की बात कर रहे थे कि जब स्टार्टिंग फेज में किसी भी चीज का स्किन के या इंटरनल म्यूकोजा पे अगर कहीं भी कांटेक्ट में आता है तो सबसे पहले ये क्या करता है, इरिटेशन करना प्रोड्यूस करता है। इरिटेशन की वजह से बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है। और बाद में जब ये लंबे समय के साथ अगर स्किन के या म्यूकोजा के कांटेक्ट में रहे तो वहां पे जो नर्व है उनको धीरे धीरे डैमेज करके वहां पे नंबनेस को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जनरलाइज सिम्टम्स जो हमने बात करी थी स्थावर विष के बारे में, हर तरह के स्थावर विष में 4 सिम्टम कॉमनली मिलते हैं। नोजिया उसको मिलेगा, वोमिटिंग हर तरह के स्थावर विष में मिलेगी, डायरिया उसको हर तरह के स्थावर विष में देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अभी जब हमने बात करी कि 2 तरह की चीजें इसमें एक्सेसिव मिलती हैं, कि जो हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियक सिस्टम है ये उसको अपने साथ इन्वॉल्व करके उससे रिलेटेड सिम्टम्स को प्रोड्यूस करना शुरू करता है। उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 सिम्टम्स लिखे गए हैं, स्पाज्म, कन्वर्जन एंड परफ्यूज स्वेटिंग। कि एक्सेसिव ब्लड प्रेशर होने की वजह से जो पेशेंट है हमारा उसमें हमें एक्सेसिव स्वेटिंग, जैसे कार्डियक अरेस्ट वाले जो सिम्टम्स है, कार्डियक अरेस्ट के हमने सिम्टम देखे ना कि पेशेंट को क्या होता है कि अचानक उसको घबराहट होने लगती है, अचानक पूरे शरीर से स्वेटिंग होने लगती है, कन्वर्जन्स आने लगते हैं, कोई भी जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो उन चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। उसी तरह के सिम्टम्स है, कार्डियक सिस्टम इन्वॉल्व होने की वजह से सेम उसी तरह के सिम्टम्स हमें कलिहारी में देखने के लिए मिल जाते हैं। कि पेशेंट को क्या मिलेगा, एक्सेसिव परफ्यूज स्वेटिंग मिलेगी, उसकी जो मसल्स हैं उनके अंदर धीरे धीरे स्पाज्म प्रोड्यूस होना शुरू होता है और लास्ट में जाके पेशेंट कन्वर्जन और कोमा जैसी कंडीशंस को प्रोड्यूस करने लगता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फैटल डोज और फैटल पीरियड की। अभी तक जो हमने तीनों उपविष्ट पढ़े हैं, तीनों के अंदर जो फैटल डोज है वो अनसर्टेन है। ठीक है, स्थावर विष की जो, क्योंकि बताया ना कि जो मेटेलिक पॉइजन होते हैं ये हमारे जंगम विष होते हैं, उनकी फैटल डोज को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके अलावा स्थावर विष में भी जैसे एकोनिट है, भांग है, इन चीजों को, ओपीएम है या ईफेन है, तो उन चीजों की जो फैटल डोज है उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसकी भी जो फैटल डोज है वो अनसर्टेन है। हर पेशेंट के ऊपर जो इसकी फैटल डोज और फैटल पीरियड है वो दोनों
हर पेशेंट पे अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट सबसे पहला जो हमने बताया, जनरलाइज जब ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे उसमें ही बताया था कि सबसे पहला हमारा काम क्या होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, कि जो भी अनएब्जॉर्ब पॉइजन है सबसे पहले उसको रिमूव करना है। कि सबसे पहले हमें सिर्फ इस चीज पर कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो बॉडी है वो कम से कम अमाउंट में पॉइजन को एब्जॉर्ब कर पाए। तो उसके लिए जो सबसे कॉमन चीज लिखी गई है वो क्या लिखी गई है, स्टमक वॉश। कि सिंपली या तो उसको नॉर्मल सलाइन लेके या सिंपल सॉल्ट वाटर लेके उसको डिजोल्व करके और स्टमक वॉश को कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो अभी जैसे हमने सिम्टम्स से बात करी कि सिस्टम में क्या बताया था सिम्टम्स में, कि जो कलिहारी है वो बेसिकली क्या करता है, जनरलाइज सिम्टम प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो हमारा कार्डियक सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसको अपने साथ इन्वॉल्व करने लगता है। तो ट्रीटमेंट में बेसिकली कलिहारी के ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसकी मूवमेंट्स को रेगुलेट करने का काम करना है ताकि पेशेंट कन्वर्जन और कोमा जैसी कंडीशंस में ना जा पाए। तो जो उसके ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज हो रहा है, पेशेंट हाइपरटेंशन में जा रहा है, उसको मेंटेन करना है। उसके अलावा धीरे धीरे जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसके अंदर जो स्पाज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो उसके अंदर नर्व इन्वॉल्वमेंट की जो मूवमेंट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो रही है, उनको रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक है उसको उसके अंदर कंटिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या देना है कि उसको एक्सेसिव आईवी फ्लूइड्स देना है। जो बीटा ब्लॉकर्स है, बीटा ब्लॉकर्स का उसके अंदर यूज किया जा सकता है ताकि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो थोड़ी देर के लिए रेगुलेट हो जाए। और इसके अलावा शॉक के ट्रीटमेंट में जो इसकी भी वजह से उसके अंदर शॉक प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मेडिसिन उसके अंदर यूज की जा सकती है। ठीक है, और लास्ट में हमें क्या करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। कि अगर उसके अंदर वोमिटिंग प्रोड्यूस हो रही है तो एंटी वोमिटिंग ड्रग्स उसके अंदर यूज करनी है। अगर उसके अंदर डायरिया है तो डायरिया को रोकने के लिए कोर्स करना है। एंड नोजिया है तो उसके अंदर जो नोजिया सब्सिडिंग जो हमारे पास सॉल्ट्स है या जो कंपाउंड्स है उसको अंदर उसके अंदर यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगर पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो कॉमनली पहले भी 2 बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि पोस्टमार्टम अपीयरेंस में किसी भी स्थावर विष में स्पेसिफिकली कोई भी सिम्टम नहीं मिलता है। ठीक है, ज्यादातर स्थावर विष में एक ही कॉमन चीज पढ़ने के लिए मिलेगी कि जो इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक। कि कोई भी स्पेसिफिकली सिम्टम उसके अंदर नहीं मिलते। सिर्फ अंदर अगर जाके देखेंगे तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा थोड़ी सी इन्फ्लेम मिलेगी, वहां पे ब्लड कैपिलरीज जो है उनके ब्रेक डाउन होने की वजह से जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है वो कंजेस्टेड मिलेंगे और कैसे मिलेंगे, डीप रेड कलर के मिलेंगे। और अगर मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो बेसिकली जो ये हम मेडिसिन या कलिहारी को जो हम यूज करते हैं वो पहले ही बताया कि सबसे ज्यादा जो इसका यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, अबॉर्शन करवाने के लिए। और दूसरा जो इसके लिए लिखा गया है वो सुसाइडल पॉइजनिंग के लिए, क्योंकि सीवियर है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और किसी भी तरह की मतलब जो पेनफुल डेथ है उसको प्रोड्यूस नहीं करता है। क्योंकि सिंपली हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होगा, हाइपरटेंशन प्रोड्यूस होने की वजह से जो कार्डियक अरेस्ट जैसे सिम्टम्स है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होने लगते हैं। इसलिए कुछ जगह पे इसका यूज सुसाइडल पॉइजनिंग और सबसे ज्यादा जो अबॉर्टेंट्स है उनके लिए इसका यूज किया जा सकता है। कोई डाउट कलिहारी में? कितने मात्रा मिलेंगे सर? डोज बताया ना कि वैसे इसकी अनसर्टेन है। बाकी जो इसका हम फ्लावर्स का जो इसका पाउडर फॉर्म यूज करते हैं वो जो मोस्ट कॉमनली जो लोगों में सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है वो यूज कर आफ्टर 5 ग्राम्स। कि 5 ग्राम तक जनरली सिम्टम नहीं आते, लेकिन 5 से 10 ग्राम के बीच में जनरली हर पेशेंट में पॉइजनिंग के सिम्टम्स आने प्रोड्यूस होने लगते हैं। बाकी जो इसकी एल्कलॉइड्स लिखी गई है, अगर एल्कलॉइड को हम एक्सट्रैक्ट करके अगर उसको यूज करें तो जो वैसे उसकी जो डोज लिखी गई है वो लिखी गई है 2 ml। कि अगर एक्सट्रैक्ट अगर डायरेक्टली यूज करें उसके एल्कलॉइड का तो 2 ml के बाद उसमें पॉइजनस सिम्टम प्रोड्यूस होने लगते हैं। लेकिन कुछ जगह देखा है कि लगभग 10 ml तक भी जो पेशेंट है उसके अंदर सिम्टम्स तो आते हैं लेकिन माइल्ड कंडीशन में रहते हैं, सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंच पाते। तो वैसे 2 से 10 ml तक असर करते हैं इसके एल्कलॉइड्स। और कोई डाउट किसी को? है कोई सवाल किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है?